मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं व्यावसायिक सांख्यिकी और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो इससे पिछली क्लास में हमने बात की थी आवृत्ति वितरण की और आवृत्ति वितरण के प्रकारों की। तो आवृत्ति वितरण के प्रकारों में हमने बात की थी कि जो श्रेणियां है, जो समंक श्रेणी बनाई जाती है वो दो प्रकार से बनाई जा सकती है, या तो व्यक्तिगत श्रेणी बनाई जा सकती है या फिर आवृत्ति बंटन श्रेणी बनाई जा सकती है। हमने उदाहरण लिया था कि किसी कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का। तो किसी कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को अगर दर्शाना हो व्यक्तिगत श्रेणी में, तो पहले प्रत्येक विद्यार्थी के रोल नंबर लिख दिए जाएंगे और उसके सामने उनके द्वारा प्राप्त किए गए व्यक्तिगत अंक लिख दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी विद्यार्थी के 100 में से 32 मार्क्स आए, किसी के 55, रोल नंबर 3 के 45, 36 और रोल नंबर 5 के 48। तो इस प्रकार से एकत्रित किए हैं जो डेटा कलेक्ट किया है उसको हम इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से अगर दर्शाएं तो ऐसी जो सीरीज है वो इंडिविजुअल सीरीज या व्यक्तिगत श्रेणी कहलाती है। तो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को अगर दर्शाया जाए तो ऐसा जो दर्शाने का तरीका है वो व्यक्तिगत श्रेणी कहलाता है। तो हमने बात की थी एक तो व्यक्तिगत श्रेणी की, इंडिविजुअल सीरीज की, और दूसरे हमने बात की थी आवृत्ति बंटन श्रेणी की। आवृत्ति बंटन श्रेणी में क्या किया जाता है कि वर्ग बना लिए जाते हैं और फिर उस वर्ग के सामने विद्यार्थियों की संख्या प्रदर्शित कर दी जाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे जो मार्क्स हैं उसको हम दिखाएंगे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। और हम इसके सामने दिखाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने 0 से 20 के बीच में मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो मान लेते हैं कि ऐसे 5 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 0 से 20 के बीच में जिनके मार्क्स आए हैं। तो हमने इन 5 विद्यार्थियों के जो प्राप्तांक हैं, जो मार्क्स हैं, वो इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से नहीं दर्शाए हैं, बल्कि हमने 0 से 20 मार्क्स के बीच में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या, उनकी आवृत्ति दर्शाई है। तो ऐसा जो दर्शाने का तरीका है वो आवृत्ति बंटन श्रेणी कहलाता है। तो 0 से 20 के बीच में मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स हैं, 20 से 40 के बीच में अंक प्राप्त करने वाले 10 स्टूडेंट्स हैं, 40 से 60 के बीच में प्राप्त करने वाले 40 से 60 के बीच में अंक प्राप्त करने वाले 15 स्टूडेंट्स हैं। तो इस प्रकार से जो है ये जो श्रेणी दर्शाई जाती है ये आवृत्ति बंटन श्रेणी कहलाती है। और आवृत्ति बंटन श्रेणी में भी जो वर्गांतर बनाने का जो तरीका है, हम इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि वर्गांतर यानी कि क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं, वर्ग क्या होते हैं, वर्ग सीमाएं क्या होती है, ये सब हम जो शब्दावली प्रयुक्त हम कर रहे हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं इससे पिछली क्लास में। तो जो वर्ग बनाया जाता है, वर्ग बनाने का तरीका 2 प्रकार से हो सकता है आवृत्ति बंटन श्रेणी में। पहला तरीका है अपवर्जी और दूसरा है समावेशी। वर्ग या वर्गांतर 2 प्रकार से बनाए जाते हैं, अपवर्जी या समावेशी। तो ये जो उदाहरण है ये अपवर्जी श्रेणी का है। किसी वर्ग की 2 सीमाएं होती है, ये हम बात कर चुके हैं। जो पहला जो मूल्य है वो निचली सीमा या लोअर लिमिट कहलाता है, और जो दूसरा मूल्य है वह अपर लिमिट या ऊपरी सीमा कहलाता है। तो 2 सीमाएं होती है किसी वर्ग की। तो वर्ग की जो ऊपरी सीमा है तो वह ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निचली सीमा दोनों बराबर होती है अपवर्जी श्रेणी में। अगर किसी वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निचली सीमा अगर बराबर हो तो ऐसी श्रेणी अपवर्जी श्रेणी या एक्सक्लूसिव सीरीज कहलाती है। और अगर किसी वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निचली सीमा दोनों बराबर नहीं हो तो ऐसी श्रेणी समावेशी श्रेणी कहलाती है। तो आज की क्लास में हम अपवर्जी श्रेणी और समावेशी श्रेणी, यानी कि अपवर्जी श्रेणी का मतलब हुआ कि किसी वर्ग की ऊपरी सीमा और उसके अगले वर्ग की निचली सीमा दोनों बराबर हों, और समावेशी का मतलब हुआ कि
वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निचली सीमा दोनों बराबर ना हो। तो आज हम अपवर्जी तथा समावेशी श्रेणी में अंतर पढ़ेंगे और अंतर के आधार हमने यहां पर लिखे हैं। तो अंतर का पहला आधार है पहचान। तो कैसे पहचान की जाए कि जो श्रेणी है वो अपवर्जी है या समावेशी है, एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है। तो पहचान का आधार यही है कि अगर किसी वर्ग की ऊपरी सीमा उसके अगले वर्ग की निचली सीमा के बराबर है तब तो वह श्रेणी अपवर्जी श्रेणी है, और अगर किसी वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निचली सीमा के बराबर नहीं है तो वह श्रेणी समावेशी श्रेणी है। और समावेशी श्रेणी में जो अंतर है वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निचली सीमा का, वो सामान्यतः 1 का रहता है। गणन क्रिया। अपवर्जी श्रेणी और समावेशी श्रेणी के सामने आवृत्ति किस प्रकार से दर्शाई जाए, तो हम यहां इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे। मान लीजिए कि 2 वर्ग हैं और ये जो श्रेणी है ये अपवर्जी श्रेणी है, क्योंकि वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निचली सीमा दोनों बराबर है। तो गणन क्रिया किस प्रकार से करेंगे, अगर जो डेटा कलेक्ट किया है उसमें अगर कहीं कोई संख्या 20 आती है तो 20 को इस वर्ग में ना दिखाया जाकर अगले वर्ग में दिखाया जाएगा। यह अपवर्जी श्रेणी के गणन की क्रिया है। 0 से 20 का मतलब होता है 20 से कम, यानी कि 0 से 19.99 तक अगर कोई वैल्यू आती है, कोई मूल्य आती है जो डेटा हमने कलेक्ट किया उसमें, तो वह इस वर्ग के सामने दर्शाया जाएगा। लेकिन अगर 20 आता है तो 20 को फिर अगले वर्ग में दर्शाया जाता है। तो अपवर्जी श्रेणी में इस प्रकार से गणन क्रिया होती है। जबकि समावेशी श्रेणी में, समावेशी श्रेणी का उदाहरण है 0 से 19 और 20 से 39। तो समावेशी श्रेणी में सभी मूल्यों को, वर्ग के सभी मूल्यों को उसी वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। अगर जो डेटा कलेक्ट किया है उसमें अगर कोई वैल्यू 19 आ रही है तो उसको फिर इसी वर्ग में सम्मिलित किया जाएगा, अगले वर्ग में नहीं दर्शाया जाएगा। 0 से 19 तक की सभी संख्याएं इसी वर्ग में सम्मिलित कर ली जाती है। तो ऐसी श्रेणी समावेशी श्रेणी कहलाती है। बदलना। कई बार अपवर्जी श्रेणी को समावेशी श्रेणी में बदलने की आवश्यकता हो जाती है। 0 से 19 और 20 से 39 ये जो वर्ग हैं ये समावेशी श्रेणी के उदाहरण हैं। समावेशी श्रेणी में वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निचली सीमा दोनों बराबर नहीं होती। तो कई बार समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में बदलने की आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि हमने जो डेटा कलेक्ट किया है उसमें अगर कोई मूल्य हो 19.5, 19.5, तो अब इसको कौन से वर्ग में दर्शाएंगे। हमने जो समावेशी श्रेणी में जो वर्ग बनाए हैं वो बनाए 0 से 19 और फिर 20 से 39। तो अगर कोई मूल्य हो 19.5 तो उसको फिर कौन से वर्ग में दर्शाया जाएगा। इसलिए समावेशी श्रेणी को कई बार अपवर्जी श्रेणी में बदलने की आवश्यकता होती है, जबकि अपवर्जी श्रेणी को किसी भी अन्य श्रेणी में बदलने की आवश्यकता नहीं होती। समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में बदलने का सामान्य नियम यह है कि जो अंतर है वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निचली सीमा, उसमें 2 का भाग लगा दिया जाता है और फिर जो वैल्यू आती है उसको वर्ग की निचली सीमा से घटा दिया जाता है और ऊपरी सीमा में जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर जो अंतर है वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निचली सीमा में वो 1 का है। इसमें 2 का भाग लगा दिया जाएगा तो आएगा 0.5। तो जो रिजल्ट आता है भाग लगाने पर उसको वर्ग की निचली सीमा में से तो घटा दिया जाता है, यानी कि ये हो जाएगा 0 में से 0.5 घटाने पर -0.5 और ऊपरी सीमा में जोड़ दिया जाता है। तो इसमें जोड़ने पर, इसकी ऊपरी सीमा में जोड़ने पर ये हो जाएगा 19.5। इसी प्रकार फिर दूसरे वर्ग में भी जो 0.5 जो वैल्यू आई है, जो अंतर में 2 का भाग लगाने पर जो रिजल्ट आया है उसको घटा दिया जाता है। तो 20 में से 0.5 घटाने पर 19.5 हो जाएगा और 39 में 0.5 जोड़ने पर 39.5 हो जाएगा। इस प्रकार से प्रत्येक वर्ग को बदल दिया जाता है। तो समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में बदलने की आवश्यकता हो जाती है कई बार जब मूल्य दशमलव में हो, लेकिन अपवर्जी श्रेणी को किसी भी अन्य श्रेणी में बदलने की आवश्यकता नहीं होती। उपयुक्तता। वैसे देखा जाए तो अपवर्जी श्रेणी जो है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि वो सभी मूल्यों को सम्मिलित कर सकती है, उसको बदलने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर मूल्य पूर्णांक में हो, यानी कि ऐसे दशमलव में नहीं हो, तो 0 से 19 और फिर 20 से 39 जो वर्ग बनाए हैं उसी के अनुसार अगर पूर्णांक में मूल्य हो, दशमलव में नहीं हो, जैसा हमने उदाहरण लिया था कि अगर कोई वैल्यू अगर 19.5 आ जाती है तो फिर ये
समस्या हो जाती है कि समावेशी श्रेणी अगर बनाई है तो इस मूल्य को कौन से वर्ग में रखा जाए। तो अगर इस प्रकार से जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उसमें इस प्रकार से अगर कोई मूल्य नहीं है, सभी मूल्य पूर्णांक में है, तो फिर समावेशी श्रेणी जो है श्रेष्ठ होती है। तो इस प्रकार से ये कुछ अपवर्जी श्रेणी और समावेशी श्रेणी में अंतर थे। अब हम बात करेंगे खंडित और अखंडित श्रेणी की। तो जब हमने श्रेणियों की बात की थी तो उसमें हमने बात की थी कि श्रेणी दो प्रकार से बनाई जा सकती है, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। अगर मूल्यों के माप निश्चित हो, चर के माप निश्चित हो, तो फिर खंडित श्रेणी बनाना ही उपयुक्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर बच्चों की संख्या किसी शहर में बच्चों की संख्या के संबंध में अगर आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं, देखा जा रहा है कि बच्चों की संख्या के अनुसार परिवारों की संख्या कितनी है, तो फिर वहां पर खंडित श्रेणी बनाना ही उपयुक्त होता है। तो खंडित श्रेणी का एक उदाहरण है कि बच्चों की संख्या को अगर आधार माने, चर माने, तो बच्चों की संख्या जैसे किसी परिवार में अगर कोई बच्चा नहीं है तो बच्चों की संख्या 0 मानी जाएगी। फिर अगर एक बच्चा है तो 1, 2 है तो 2, 3, 4, इस प्रकार से हम बच्चों की संख्या को आधार मानेंगे और उसके सामने हम फिर जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उसके हिसाब से परिवारों की संख्या दर्शाएंगे। परिवारों की संख्या, तो मान लेते हैं कि 50 ऐसे परिवारों की संख्या जहाँ पर बच्चे नहीं हैं, ऐसे 50 परिवार हैं शहर में। जहाँ बच्चों की संख्या 1 है, जिन परिवारों में ऐसे 100 परिवार हैं। जिन परिवारों में बच्चों की संख्या 2 है, ऐसे 125 परिवार हैं। तो इस प्रकार से अगर जो चर हैं, चर की जो मूल्य हैं वो अगर निश्चित माप हो उनका, तो फिर खंडित श्रेणी बनाई जाती है। ये खंडित श्रेणी का उदाहरण है। और जो हमने पहले उदाहरण लिया था कि विद्यार्थियों के प्राप्तांक को अगर हम आवृत्ति के रूप में दर्शाएं, तो प्राप्तांक हम इस प्रकार से दर्शाएंगे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60। तो ये जो है ये अखंडित श्रेणी का उदाहरण है। और इसके सामने फिर हम विद्यार्थियों की संख्या दिखाएंगे कि 0 से 20 अंक के बीच में प्राप्तांक या अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, उसको हम आवृत्ति के रूप में दिखाएंगे। तो अगर चरों को वर्गांतर में दिखाया जाए तो ये अखंडित श्रेणी यानी कि कंटिन्यू चल रही है। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, ये अखंडित है, खंडित नहीं हो रही है। और ये जो श्रेणी है ये टुकड़ों में है, 0, 1, 2, 3, ये अखंडित नहीं है, कंटिन्यू नहीं चल रही, कंटिन्यूअस सीरीज नहीं है। तो इस प्रकार से ये खंडित श्रेणी का उदाहरण है और ये अखंडित श्रेणी का उदाहरण है। तो खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी एकत्रित किए गए आंकड़ों के आधार पर उपयुक्तता के अनुसार बनाई जा सकती है। तो हम आज की क्लास में खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी में अंतर की भी बात करेंगे। तो अंतर का पहला आधार है स्वरूप। तो इसका जो स्वरूप है, इसका जो रूप है वो है कि पदों के मूल्य एवं आवृत्तियां। तो जो पदों के मूल्य होते हैं वे निश्चित होते हैं और पदों के मूल्य के सामने उनकी आवृत्तियां दर्शाई जाती हैं खंडित श्रेणी में। जबकि अखंडित श्रेणी में वर्गांतर होते हैं, वर्ग बनाए जाते हैं और वर्गांतर में आने वाले मदों की संख्या आवृत्ति के रूप में दर्शाई जाती है। जैसे हमने बात की थी कि 0 से 20 के बीच में जितनी भी संख्याएं आ रही हैं प्राप्तांकों की, वो हम विद्यार्थी के रूप में इसके सामने दर्शाएंगे कि इतने विद्यार्थियों ने 0 से 20 के बीच में अंक प्राप्त किए, वो आवृत्ति के रूप में दर्शाई जाती है। तो यहाँ पर पदों के मूल्य निश्चित होते हैं खंडित श्रेणी में और उनके सामने उनकी आवृत्तियां दर्शाई जाती है। ये खंडित श्रेणी का उदाहरण है। और अखंडित श्रेणी में वर्गांतर होते हैं और वर्गांतर के बीच में आने वाले मदों की संख्या को आवृत्ति के रूप में दर्शाया जाता है। माप वास्तविक होते हैं, खंडित श्रेणी में निश्चित होते हैं, जबकि अखंडित श्रेणी में वर्गांतर बनाए जाते हैं। विच्छिन्नता, तीसरा आधार है विच्छिन्नता, यानी कि जो अखंडित श्रेणी है उसमें विच्छिन्नता नहीं पाई जाती, इसमें निरंतरता पाई जाती है। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, इस प्रकार से निरंतरता पाई जाती है इस श्रेणी में। जबकि जो अखंडित श्रेणी है उसमें विच्छिन्नता पाई जाती है। इसमें खंडित मूल्य होते हैं और निश्चित दूरी होती है। जैसे हमने उदाहरण लिया था बच्चों की संख्या का और उसके सामने लिखा परिवारों की संख्या, तो निश्चित दूरी होती है। 0, 1, 2 जो दूरी है खंडित श्रेणी में वो निश्चित है, एक एक का अंतर है और निश्चित मूल्य होते हैं। और जो चौथा आधार है वो है पूर्णांक। खंडित श्रेणी में पूर्णांक दर्शाए जाते हैं, जो मूल्य होते हैं वो पूर्णांक में होते हैं। तो अगर हम किसी शहर में बच्चों की संख्या के अनुसार परिवारों की गणना कर रहे हैं, तो जो बच्चों की संख्या है वो पूर्णांक में ही होगी। बच्चा या तो किसी परिवार में नहीं है और या फिर अगर है तो वो 1, 2, 3 या 4 बच्चे हैं,
या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो लेकिन जो मूल्य हैं वो पूर्णांक में होंगे, दशमलव में नहीं होंगे। जबकि अखंडित श्रेणी में जो मूल्य हैं वो पूर्णांक में भी हो सकते हैं और दशमलव में भी हो सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में हमने जो पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।